हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग बुफे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है कि जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं उसके अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे आगे बहुत ज्यादा काम आएंगे, आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर भी हमें वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में। अगर हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री, यानी कि एक कंट्री की किस तरीके से उसकी बाउंड्रीज हैं, क्या उसकी सीमाएं हैं। ठीक है, तो वो है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। इन लेमन्स लैंग्वेज हम बोल सकते हैं पॉलिटिकल फ्रंटियर होता है एक कंट्री का क्या, डोमेस्टिक टेरिटरी। यानी कि अगर हम एक नॉर्मल इंसान से पूछेंगे कि आपकी नजरों में डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, तो वो बोलेगा पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो जो डोमेस्टिक टेरिटरी कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर बहुत सारे अदर कॉन्सेप्ट्स भी आ जाते हैं। इसको हम बोल सकते हैं ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है जब हम इसको इकोनॉमिक्स के टर्म्स में बात करते हैं। तो इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम बात करें तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है, एक तो है पॉलिटिकल फ्रंटियर्स प्लस कुछ और चीज भी इसके अंदर ऐड की जाती है। और वो कौन कौन सी चीज ऐड की जाती है, जैसे इन एडिशन टू द पॉलिटिकल फ्रंटियर सबसे पहली है हमारी शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। यानी कि वे प्लेन्स, वे शिप्स, वे एयरक्राफ्ट जो कि एक नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा ओन एंड ऑपरेट किए जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि वो हमारे ही देश के पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अंदर काउंट किए जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि एयर इंडिया है और अगर एयर इंडिया कोई प्लेन्स को ऑपरेट करती है किसके बीच में, रशिया और जापान के बीच में, जो एयर इंडिया का प्लेन है वो रशिया और जापान के बीच में अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो जो प्लेन होगा वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। तो ये पहला पॉइंट था हमारा। फिर दूसरा पॉइंट आता है फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स इन इंटरनेशनल वाटर्स वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ऑपरेशन। क्या है, जैसे कि फिशिंग वेसल्स होते हैं, ऑयल एंड नेचुरल रिग्स होती है, बोट्स होती हैं, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये जो भी अगर हमारे देश के रेजिडेंट्स के द्वारा ऑपरेट किए जाएंगे, कहां पे ऑपरेट किए जाएंगे, इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर। इंटरनेशनल वाटर्स जैसे कि इंडियन ओशन एक इंटरनेशनल वाटर है, तो अगर उन इंटरनेशनल वाटर्स के द्वारा उन इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर ऑपरेट किए जाएंगे जहां पे उनके पास राइट है वो ऑपरेशन करने का, और वो नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा यानी कि हमारे देश के रेजिडेंट के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, तो वो जो शिप्स होंगी या ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स जो भी मतलब ऑपरेट कर रहे होंगे वो हमारे देश का डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। जैसे कि जो बोट्स हैं जो कि इंडियन फिशरमैन के द्वारा यूज किए जाती हैं, कहां पे, इंडियन फिशरमैन के द्वारा यूज की जाती हैं इंडियन ओशन के अंदर, वो हम बोलेंगे कि वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। उन बोट्स को बोलेंगे कि वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। फिर तीसरा पॉइंट आता है एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स। एम्बेसीज आपको पता है कि एम्बेसीज कुछ ऑफिसेज होते हैं, मतलब हमारे देश की ऑलमोस्ट हर कंट्री के अंदर एम्बेसी है, एंड सिमिलरली और जो देश है उनकी एम्बेसीज हमारी कंट्री के अंदर है। एम्बेसीज एक ऐसा ऑफिस होता है जिसके अंदर बहुत सारे ऑफिशियल्स काम करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, जिससे कि वो उन लोगों के लिए लाइफ आसान बना पाए दूसरे देशों के अंदर जो इंडिया से वहां पे रहते हैं। यानी कि उन इंडियंस की लाइफ, जैसे मान लीजिए एक इंडियन एम्बेसी अमेरिका के अंदर है, तो वो एम्बेसी काम करेगी जिससे कि वो जो इंडियंस हैं अमेरिका के अंदर उनकी लाइफ को इजी बना पाए, उनकी लाइफ को एक अच्छा लाइफ बना पाए। ठीक है, कॉन्सुलेट जो होता है ऐसा ऑफिस होता है जो कॉन्सुल के द्वारा यूज किया जाता है। कॉन्सुल एक ऐसा ऑफिसर होता है जो किसी गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है जिससे कि वो दूसरे देश के अंदर जाके रहे और उस कंट्री के इंटरेस्ट को वो प्रमोट करे जिस कंट्री से वो बिलोंग करता है या जिस कंट्री की गवर्नमेंट ने उसको अपॉइंट किया है। और फिर हमारे पास आता है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जैसे देश के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, तो ये सब चीजें भी हमारी चाहे किसी भी देश के अंदर हो, जैसे इंडियन एम्बेसी वर्ल्ड की किसी भी कंट्री के अंदर हो, लेकिन वो डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी है इंडिया की। अब यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि इनके अलावा हम बोल सकते हैं कि क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं की जाती। दो चीज यहाँ ध्यान देने वाली है कि एम्बेसीज
ये सेम मान लीजिए एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री जो कि हमारी कंट्री के अंदर है। यानी कि अमेरिका की एम्बेसी जो हमारी कंट्री के अंदर है वो अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी है। कॉन्सुलेट्स, जो कॉन्सुलेट्स इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, अमेरिकन कॉन्सुलेट्स, वो अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी। एंड सिमिलरली विद द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। एंड जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि इंडिया के अंदर मान लीजिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑफिस है, तो वो जो ऑफिस है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं माना जाएगा। तो इसी के साथ हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे नॉर्मल रेसिडेंट्स के बारे में। अब नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन क्या है पहले वो देख लेते हैं। Normal resident of a country refers to an individual or an institution who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lies within the कंट्री। यानी कि एक नॉर्मल रेजिडेंट एक कंट्री का क्या होता है, उस इंडिविजुअल या फिर उस इंस्टीट्यूशन को बोला जाता है जो उस पर्टिकुलर कंट्री, उस पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर रहे भी, और साथ में जो उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी उस कंट्री के अंदर लाई करना चाहिए। अब सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक तो यही कंडीशन है कि उसको उसी देश के अंदर, उसी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर रहना पड़ेगा, और जो दूसरी चीज है कि वो कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि कुछ बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है हमारी, जैसे कि हम कुछ कंजप्शन के लिए खरीदेंगे और उसके लिए पैसे देंगे, या फिर हम कुछ और बेसिक एक्टिविटीज करेंगे, तो उन बेसिक एक्टिविटीज को वो जो उसकी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो भी उस पर्टिकुलर इकोनॉमिक टेरिटरी और पर्टिकुलर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होनी चाहिए। तो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरी रिजाइड्स इन द कंट्री एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज विद इन द कंट्री, कि वो उस देश के अंदर, उस इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर, उस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह भी रहा है, और साथ में जो उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, यानी कि जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो भी उसी देश के अंदर वो कैरी कर रहा है, या उसी देश के अंदर वो उसकी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं। अब इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस है कि हम इन चीजों को नॉर्मल रेजिडेंट्स के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, जैसे कि फॉरेन टूरिस्ट्स एंड विजिटर्स, जो हमारे देश के अंदर टूरिस्ट आते हैं दूसरे देश से, तो उनको हम काउंट नहीं करेंगे। कुछ लोग घूमने के लिए आते हैं, कुछ लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, या कुछ लोग स्पोर्ट्स के लिए आते हैं, तो उनको हम काउंट नहीं करेंगे एज नॉर्मल रेजिडेंट। देन फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि जो भी फॉरेन कंट्रीज की एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, या फिर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, उसके अंदर जो भी फॉरेन कंट्री का स्टाफ काम कर रहा होगा वो उसी कंट्री का रेजिडेंट है जिस कंट्री से वो बिलोंग करता है, वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। तो फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री। देन हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, यूएनओ, WHO या ILO या कोई भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, वो किसी भी देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होती है। एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे सिर्फ हम इंडिविजुअल की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे हम इंस्टीट्यूशंस की भी बात करते हैं। तो अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो वो किसी भी देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, उसको नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एरिया माना जाता है, यानी कि पूरे विश्व का वो एक नॉर्मल रेजिडेंट होता है। फिर हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज काम करते हैं वो भी, जैसे मान लीजिए इंडिया के अंदर एक ऑफिस है यूएनओ का, और उस यूएनओ के ऑफिस में एक अमेरिकन काम करता है, तो वो अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंट है, लेकिन वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है कि अगर जो वो अमेरिकन है उसको इंडिया में रहते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है, तो वो क्या है, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। कि अगर वो अमेरिकन मोर देन 1 ईयर के लिए इंडिया के अंदर रहता है तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। सिमिलरली फिर हमारे पास आता है क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रेवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स। कुछ सीजनल वर्कर्स होते हैं,
कुछ क्रू मेंबर्स होते हैं जैसे हमारे पायलट्स हैं, एयर होस्टेस हैं, तो वो भी हमारे ही देश के रेजिडेंट हैं, यानी कि वो उसी देश के नॉर्मल रेजिडेंट बोले जाएंगे जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि उनका जो स्टे है, जो वो उस पर्टिकुलर दूसरे देश के अंदर रह रही हैं, उनका जो स्टे वो लेस देन 1 ईयर होना चाहिए। मान लीजिए कोई पायलट है इंडिया से, वो अमेरिका के और इंडिया के बीच में जो फ्लाइट्स है उसको ऑपरेट करता है, लेकिन कुछ रीजन की वजह से उसको 1 साल से ज्यादा हो गया है अमेरिका के अंदर, तो वो अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। फिर हमारे पास आता है बॉर्डर वर्कर्स। बॉर्डर वर्कर्स यानी कि जो काम के लिए बॉर्डर्स को क्रॉस करते हैं, तो उनको हम ये नहीं बोलेंगे कि ये इस कंट्री के अंदर काम करते तो इस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट है, नहीं, वो उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट है जहां पे वो रहते हैं, क्योंकि वो बस काम के लिए बॉर्डर को क्रॉस करते हैं। तो ये थे एक्सेप्शंस। अब हमारे पास आता है 2 कॉन्सेप्ट, सिटीजनशिप और एक होता है रेजिडेंटशिप। सिटीजनशिप का मतलब होता है लीगल कॉन्सेप्ट। लीगल कॉन्सेप्ट यानी कि जो लॉ के बेसिस पे किया जाए। अगर हम इंडिया के अंदर सिटीजनशिप की बात करें या इंडिया के अंदर सिटीजन्स की बात करें, तो उसके अंदर सिटीजनशिप कैसे मिलते हैं? एक तो बाय बर्थ मिल जाती है, अगर किसी इंसान का जन्म इंडिया के अंदर हुआ है तो वो इंडिया का सिटीजन होगा। या फिर दूसरा होता है कि एक पर्टिकुलर लीगल प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के बाद जो हमारी गवर्नमेंट है वो उस इंसान को अलाउ करती है कि वो इंडिया का सिटीजन बन पाए, तो ये हम बोल सकते हैं एक लीगल कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन वहीं अगर हम रेजिडेंटशिप की बात करें तो ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है। रेजिडेंटशिप की सेम यही डेफिनेशन है कि एक रेजिडेंट क्या होता है, बस लास्ट में लिख देना प्रोवाइडेड दैट देयर स्टे इज मोर देन 1 ईयर, कि उसका जो स्टे है वो 1 ईयर से ज्यादा होना चाहिए। तो रेजिडेंटशिप और नॉर्मल रेजिडेंट मीन्स द सेम। इसके अंदर भी 1 ईयर वाली जो है यहाँ पे भी आप लिख सकती हैं, 1 ईयर वाली यहाँ पे भी एक लिमिटेशन होगी या 1 ईयर वाली यहाँ पे भी एक कंडीशन होगी यहाँ पे भी। तो सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है एंड रेजिडेंटशिप एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक चाइनीज है, वो सिटीजन तो चाइना का है, लेकिन अगर वो इंडिया के अंदर 1 साल से ज्यादा काम कर रहा है या 1 साल से ज्यादा वो इंडिया के अंदर रह रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो इंडिया का रेजिडेंट है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक सेम इंसान एक ही टाइम पे एक देश का सिटीजन हो सकता है और दूसरे देश का रेजिडेंट हो सकता है। अब बस इस वीडियो का एक लास्ट टॉपिक रहता है कि जो हमने डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में पढ़ा है, उसका हमारे मतलब वो किस तरीके से हमें काम आएगा। तो जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वो हमें हेल्प करता है जिससे कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में पता लगा पाए। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है वो सभी प्रोडक्शन एक्टिविटीज या वो सब गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस किए गए हैं। प्रोडक्ट से आप समझ सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, एंड डोमेस्टिक का क्या मतलब है कि जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हमारे डोमेस्टिक या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस किए गए हैं, भले ही वो नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा ना किए गए हों, भले ही वो कोई अंग्रेज या कोई फॉरेन इंसान आके वो हमारे इंडिया के अंदर कोई फॉर्म स्टैब्लिश करे या कोई प्रोडक्शन यूनिट स्टैब्लिश करे, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे कि जो भी प्रोडक्ट हमारी टेरिटरी के अंदर, पूरी इंडिया की जो टेरिटरी है उसके अंदर प्रोड्यूस किए जाएंगे, उनको हम बोलेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और वो जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हमें हेल्प करता है डोमेस्टिक इनकम निकालने में। जो भी उन गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू होगी, यानी कि जब हम उन गुड्स एंड सर्विसेज के पैसे के अंदर उसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारी बन जाती है डोमेस्टिक इनकम। फिर हमारे पास आता है कि नॉर्मल रेजिडेंट जो होता है वो हमें नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करने में मदद करता है। नेशनल प्रोडक्ट यानी कि वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है या नहीं है। यानी कि जो भी रेजिडेंट होंगे हमारे देश के, मान लीजिए कोई इंडियन जो है अमेरिका के अंदर कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो भी हमारा नेशनल प्रोडक्ट माना जाएगा। वो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर काउंट नहीं होगा। जो कि जो मान लीजिए एक इंडियन ने अमेरिका के अंदर कोई क्लॉथ को प्रोड्यूस किया, कोई कपड़ा प्रोड्यूस किया, तो वो जो कपड़ा है वो हमारे इंडिया के डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो अमेरिकन टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस किया गया, वो अमेरिका का डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। लेकिन वो इंडिया का नेशनल प्रोडक्ट होगा क्योंकि वो इंडियन रेजिडेंट के द्वारा, इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। और उसी तरीके से जो नेशनल प्रोडक्ट की जो मनी वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं नेशनल इनकम। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो, जस्ट गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आप वहां पे कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। और
अगली वीडियो में हम इस टॉपिक के कुछ अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।